सब लोगों का स्वागत है। ब्रेक से पहले सर हम लोगों ने क्या कवर किया था? ब्रेक से पहले हम लोग कवर कर रहे थे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, राइट? सो इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस सर हमें कैसे निकालना है? बहुत ही सिंपल है। देयर आर टू बेसिक कंडीशंस अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 और उन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर कोई इंडिविजुअल सेटिस्फाई करता है तो उसे हम लोग ट्रीट करेंगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो दोनों कंडीशन क्या क्या था? नंबर 1 कंडीशन आपका था assassin must be stay in India for 182 days or more during the current previous year। assassin current previous year में 182 days या फिर उससे ज्यादा स्टे करना चाहिए। नंबर 2 आप लोगों का था अगर ये वाला कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता है देन आपका कंडीशन था 60 डेज इन द करेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन लास्ट 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। भाई करंट ईयर में 60 डेज या फिर उससे ज्यादा रहना चाहिए एंड लास्ट 4 ईयर में 365 डेज रहना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट है। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो सेकंड बेसिक कंडीशन है, सेकंड बेसिक कंडीशन में देयर आर सर्टन एक्सेप्शन जहां पे ये सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सबसे पहला जो आपका एक्सेप्शन था वो ये था इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। अगर कोई इंडियन सिटीजन है वो इंडिया छोड़ के फॉरेन को जा रहा है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट पर्पज तो उस केस में सिर्फ पहला बेसिक कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, सेकंड वाला कंडीशन उस टाइप के पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सिर्फ 182 डेज अगर वो पर्सन स्टे करता है इंडिया में तभी हम लोग उसे रेसिडेंट मानेंगे, अदरवाइज वो इंडिया का नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। सेकेंड नंबर आपका एक्सेप्शन था जो वो ये था इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप एज ए क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन बाउंड इंडियन शिप। तो अगर कोई शिप है देखो जो कि फॉरेन बाउंड इंडियन शिप है, जो इंडिया से फॉरेन जाता है, चाहे वो गुड्स लेके जाए चाहे वो पैसेंजर लेके जाए, एलिजिबल वॉयज होना चाहिए। तो अगर उसमें कोई पर्सन एज ए क्रू मेंबर काम करता है और वो क्रू मेंबर इंडिया से फॉरेन जा रहा है ड्यूरिंग द करेंट प्रीवियस ईयर तो उसके लिए भी 60 डेज एंड 365 डेज वाला जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सही है सर? चलो इसके लिए हम लोगों ने एक चीज मतलब कवर किया था कि भाई एक चीज होना चाहिए, याद रखो कि ये जो पर्सन आज एक क्रू मेंबर काम करते हैं ना इंडियन शिप में, इनका जो भी डेट एंटर किया होगा ना कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में आज ज्वाइनिंग द शिप, उस डेट से लेके फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप आज एंटर इन कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट टू डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप आज एंटर इन द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ज्वाइनिंग डेट से लेकर साइनिंग डेट तक जो भी पीरियड होगा हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि वो इंडिया में, हम लोग एज्यूम करेंगे कि उस पीरियड तक वो इंडिया में नहीं था। सही है सर? चलो तो एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा कि सर कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से आपकी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सीए मैट में है, सीए मैट में क्वेश्चन नंबर 4 है। सर ये क्वेश्चन हमें कैसे मिलेगा? स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं एक टेलीग्राम चैनल अटैच करूंगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अटैच करूंगा। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाके आप क्या कर सकते हो, ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स एज वेल एज ये जो आपका क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक आप कलेक्ट कर सकते हो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओनली एक चीज कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, राइट? चलो सो पहले हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ओके, सीए मैट में ये क्वेश्चन आया था, सीए मैट में ये क्वेश्चन, और एग्जाम में कभी कभी सीए में की एग्जाम में जनरली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका जो आंसर है बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, कैसे आंसर लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जाम में कितना लिखना है और कैसे लिखना है, राइट? चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिस्टर आनंद, क्वेश्चन को एक बार रीड करते। चलो देखो, मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन, मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन एंड ए क्रू मेंबर ऑफ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप एंगेज्ड इन carriage of the passenger in international tariff departing from Chennai port on 6th June 2025। अच्छा क्या है, मिस्टर आनंद एक इंडियन शिप में एज ए क्रू मेंबर काम करते हैं। मिस्टर आनंद एज ए इंडियन सिटीजन, एक इंडियन सिटीजन है, एक क्रू मेंबर है
एक सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप में, एक इंडियन शिप जो सिंगापुर जाता है चेन्नई पोर्ट से, उस शिप में वो क्रू मेंबर है। ओके, और वो इंडिया कब छोड़ के जाते हैं? 6 जून 2025 को वो शिप इंडिया छोड़ के जाता है। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2025-2026, 2025-2026 के जो डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, you need to calculate the residential status of Mr. Anand for the assessment year 2026-2027, assuming that he is stay in India for last 4 years immediately preceding the previous year 2025-2026 is 400 days. वाह, तो यहां तक क्वेश्चन पढ़ के सर हमें क्या समझ में आता है? बहुत ही सिंपल सा चीज है सर, एक मिनट। तो यहां तक क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि मिस्टर आनंद एक इंडियन सिटीजन है, ओके, जो कि एक सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप में आज एक क्रू मेंबर जॉब करते, और वो जो शिप है वो चेन्नई पोर्ट से इंडिया छोड़ के सिंगापुर जा रहा है 6 जून को। ठीक है, 6 जून 2025 को वो इंडिया छोड़ के वो शिप जा रहा है। ठीक है, अगर हम प्रीवियस ईयर्स के डाटा की बात करें तो मिस्टर आनंद करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के 2025-2026 को छोड़ के पिछले 4 साल में 400 डेज इंडिया में वो स्टे कर रहे। ठीक है, सो उस हिसाब से आपको और क्या डाटा प्रोवाइड किया गया है सर? आपको प्रोवाइड किया गया है डेट एंटर इनटू द, ध्यान से देखिए, डेट एंटर इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय मिस्टर आनंद 6 जून 2025। तो मिस्टर आनंद की जो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है CDC, उसमें एंट्री डेट, आज ज्वाइनिंग डेट ऑफ द शिप कौन सा डेट आया है सर? 6 जून 2025। ठीक है, सिमिलरली डेट एंटर इन द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ साइनिंग द शिप बाय मिस्टर आनंद कौन सा है? 9 दिसंबर 2025। सो अगर हम बात करें 6 जून आपका एंट्री डेट है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में, एंड आपकी 9 दिसंबर है, 9 दिसंबर 2025, दैट इज योर एग्जिट डेट और साइनिंग डेट आज एंटर इन कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो इसका मतलब क्या है सर? जब हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस काउंट करेंगे तो इस डेट से लेके इस डेट तक हम लोग क्या करेंगे? ऐसे काउंट करेंगे कि मिस्टर आनंद इस डेट से लेके इस डेट तक इंडिया से बाहर था। तो अब आपके पास टाइम है, 1 मिनट आप टाइम लीजिए और कैलकुलेट करिए कि मिस्टर आनंद इंडिया में रेसिडेंट है या फिर नहीं है। जरा जल्दी कैलकुलेट करके बताइए। मिस्टर आनंद एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, जो कि एक क्रू मेंबर है इंडिया बाउंड फॉरेन बाउंड इंडियन शिप में, सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप में, जो कि चेन्नई पोर्ट से 6 जून 2025 को इंडिया छोड़ के जाता है। उसी दिन 6 जून 2025 को कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में मिस्टर आनंद की जो कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है उसमें ज्वाइनिंग डेट एंट्री किया जाता है। ज्वाइनिंग डेट अगर एंट्री किया जाता है वो होता है 6 जून 2025। सिमिलरली जो साइनिंग डेट है, साइनिंग डेट कौन सा है सर? साइनिंग डेट इज योर 9 दिसंबर 2025। तो 6 जून से 9 दिसंबर तक जो पीरियड है, हम लोग ऐसा मान के चलेंगे एज पर द लॉ कि भाई ये पीरियड मिस्टर आनंद इंडिया में स्टे नहीं कर रहे, इंडिया से बाहर रहे। इस पीरियड से इस पीरियड तक वो इंडिया से बाहर रहे। ठीक है, पॉइंट क्लियर आ रहा है समझ में सर? चलो, तो जरा इसकी क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लो और कैलकुलेट करो कि वो इंडिया में है या फिर इंडिया में नहीं है। ओके, तो अगर हम लोग रफली कैलकुलेट करें, अभी हम लोगों ने ये मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सर अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो फॉरेन जा रहा है, इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप एंड शिप मूव्स आउटसाइड इंडिया, और शिप मूव्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया मतलब शिप फॉरेन बाउंड शिप है, तो उस केस में हमें 60 डेज एंड 365 डेज वाला जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका सिंपल मतलब क्या है सर? इसका सिंपल मतलब ये है, इसका सिंपल मतलब ये है कि ओनली फास्ट कंडीशन एप्लीकेबल होगा मिस्टर आनंद के लिए। ओनली फास्ट बेसिक कंडीशन इज एप्लीकेबल
फॉर मिस्टर आनंद, फॉर मिस्टर आनंद, यानी कि मिस्टर आनंद को अगर रेसिडेंट बनना है तो एक ही कंडीशन है, क्योंकि सेकंड वाला कंडीशन, क्योंकि वो एक इंडियन सिटीजन है और वो एक क्रू मेंबर है इंडिया बाउंड फॉरेन शिप का। ओके, वो एक इंडियन सिटीजन है और वो एक इंडियन सिटीजन है और वो एक क्रू मेंबर है इंडिया बाउंड फॉरेन शिप का। दैट्स वाई जो भी सेकंड कंडीशन है ना वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि 60 डेज प्लस 365 डेज, ये वाला जो कंडीशन है ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। 60 डेज एंड 365 डेज वाला जो कंडीशन है वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सही है सर? चलो, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 182 डेज वाला जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल होगा। तो सर अगर मिस्टर आनंद इंडिया में 182 डेज प्रीवियस ईयर 2025 2026 में स्टे करते तब भी हम उन्हें रेसिडेंट मानेंगे, अदरवाइज हम उन्हें रेसिडेंट नहीं मानेंगे। और उसमें भी एक पॉइंट है कि जितना भी दिन उनका एंट्री किया गया है कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में 6 जून से लेके 6 जून 2025 से लेके 9 दिसंबर 2025, ये जो पीरियड है ये हम लोग काउंट करेंगे कि वो इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो एक बार काउंट कर लेते हैं सर कितना दिन मिस्टर आनंद इंडिया में नहीं है। तो 6 जून के बाद वो इंडिया छोड़ के गए हैं, यानी कि जून में 26 डेज मैं बोलूंगा कि वो इंडिया में है। जून में कितने दिन है? 26। फिर जुलाई में आपका 31, फिर अगस्त में आपका 31, फिर सितंबर में आपका 30, फिर अक्टूबर में 31, फिर नवंबर में 30, फिर दिसंबर में 31, फिर नहीं, दिसंबर में वो कितने दिन है? 9 डेज इंडिया में नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो क्या है सर, वो 6 जून को इंडिया छोड़ के जाते हैं। ओके, तो यानी कि 6 जून भी वो इंडिया में नहीं है। जिस दिन वो इंडिया में, जिस दिन वो कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में साइन करते हैं ना, आज ज्वाइनिंग द शिप, उस दिन से लेके जिस दिन उनका साइनिंग ऑफ डेट है, ठीक है, ज्वाइनिंग द शिप एंड साइनिंग द शिप, ये जो पीरियड है उसमें जो भी कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एंट्री किया गया है उस डेट से लेके पर्टिकुलर साइनिंग डेट तक वो इंडिया में नहीं है। यानी कि जून के महीने में वो 26 डेज इंडिया में नहीं है, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर 9 में उनके साइनिंग डेट है, उसके बाद वो इंडिया आ चुके। इसका मतलब 9 दिसंबर तक वो इंडिया में नहीं है। तो टोटल ये जो पीरियड है वो इंडिया में नहीं है। ये जरा टोटल कैलकुलेट करते हैं कितना आ जाता है सर, फटाफट जरा कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है। इसका आंसर है सर 181 डेज, 188 डेज वो इंडिया में नहीं है। ठीक है, 188 डेज वो इंडिया में, सॉरी ये 25 होगा ना, हाँ 25 डेज, 187 डेज। हाँ, जून 31 डेज वाला नहीं है ना, जून तो 30 डेज वाला है ना। हाँ, 187 डेज मिस्टर आनंद इंडिया से बाहर है। पूरे साल में सर कितने दिन होते? साल में सर 365 डेज होते। और मिस्टर आनंद इंडिया में कितने दिन नहीं है? 187 डेज। तो सर जो कितने दिन मिस्टर आनंद इंडिया में है सर, उसका मतलब आंसर है 178 डेज वो इंडिया में है। ध्यान से देखो। ओके, मिस्टर आनंद 6 जून से लेके 9 दिसंबर तक इंडिया में नहीं है। कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एंट्री किया गया है, मतलब हम अज्यूम करेंगे कि वो इंडिया में नहीं है। यानी कि उनका टोटल जो नंबर ऑफ डेज आउटसाइड इंडिया होता है दैट इज योर 187 डेज, राइट। तो इसका मतलब वो इंडिया में कितने दिन है सर? इंडिया में अगर 365 डेज से हम माइनस करेंगे तो वो 178 डेज इंडिया में स्टे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है सर कि वो इंडिया के रेसिडेंट नहीं बन सकते, क्योंकि एक ही कंडीशन है जो उन्हें सेटिस्फाई करना था, दैट इज फर्स्ट बेसिक कंडीशन, आरसीसी मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द करेंट प्रीवियस ईयर। और वो कितना दिन स्टे कर रहा है? 178 डेज वो स्टे कर रहा है। दैट्स व्हाई मिस्टर आनंद यहाँ पे स्टेटस क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आएगा सर लिखे कैसे, किस तरह से इसे हम एग्जाम में प्रेजेंटेशन करें, राइट। तो मैं आपको बताता हूं,
सीए मैट की स्टडी मटेरियल से मैं बताता हूं कि सजेस्टेड आंसर आपका कैसा होना चाहिए, कितना उसमें से आपको लिखना चाहिए, राइट। चलो तो ये देखो आंसर एक्चुअली में कैसे प्रेजेंट किया गया है, आपको कितना लिखना है, आप लोगों को कितना नहीं लिखना है, बस ये बता रहा हूं। देखो पहला पैराग्राफ देख लो आप यहाँ पे। इन दिस केस सिंस मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन and leaves India during the previous year 2025-2026 as a member of the crew of Indian ship, he would be resident in India if he stay in India for 182 days or more. सर पहला पैराग्राफ हमें लिखना चाहिए कि आंसर इज यस, इसी को आपको लिखना है। देखो कितने सिंपल लैंग्वेज में पूरा का पूरा लॉ प्रोविजन सब कुछ लिख लिया उसने। ओके बुक में कितने अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इन दिस केस सिंस मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन, वैसे आपको लिखना पड़ता कि सर बेसिक कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन के एक्सेप्शन क्या है, करंट केस लिखना था। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर इतना नहीं चाहता है लिखना, ठीक है। आपको आंसर छोटा लिखना है और एग्जैक्ट लिखना है, एक्यूरेट लिखना है, द पॉइंट टू द पॉइंट आप लोगों को लिखना है, सो दैट आपको अच्छा मार्क मिलेगा। जैसे मैंने बोला था ये जो सीरीज हम लोगों का चल रहा है, इसका मोटिव ये नहीं है कि आप लोगों को मतलब फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करना, इसका मोटिव है कि हम जितने भी क्लासेस करेंगे थ्रू आउट द क्लास आपकी क्या गलती हो रहा है वो समझ में आपको आना चाहिए कि भाई मेरा एग्जाम में ये गलती हो रहा है, सो दैट मुझे इस तरह से इसको सुधारना है। एंड राइटिंग स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके अगर राइटिंग स्किल अच्छा नहीं होगा ना, अगर आप अच्छे से लिख नहीं सकते ना एग्जाम में, तो मैं आपको बताता हूं कि जितना भी आपका पूरा साल का पढ़ाई है, 6 महीने का पढ़ाई है, वो पूरा वेस्ट हो जाता है। क्योंकि एग्जामिनर आपको नहीं जानता कि भाई आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो, एग्जामिनर सिर्फ इतना जानता है कि भाई आपने उसकी जो आंसर शीट है ना, उसकी और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आपको फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं होगा, वो आपको बायोडाटा उसका आपके पास नहीं है कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया है, आपने क्या किया है। उसको बस इतना पता है कि आपने आंसर कितना लिखा है और आपको वो एग्जैक्ट पॉइंट लिखना पड़ेगा। सो कैसे आंसर स्टार्ट होता है देखिए। इन दिस केस सिंस मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन एंड लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2025-2026, क्योंकि मिस्टर आनंद एक इंडियन सिटीजन है एंड वो इंडिया छोड़ के जा रहे 2025-2026 में आज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप, आज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप, he would be resident in India if he stay in India for 182 days or more during the current previous year. सर क्या इसको पूरा छाप लेना है? आंसर इज यस, पहला पैराग्राफ आपको लिखना है। नेक्स्ट कम टू सेकंड पैराग्राफ। ओके the voyage is undertaken by an Indian ship engaged in the carriage of passenger in the international tariff, originated from the port in India, that is the Chennai port, and having its destination to a port outside India, that is Singapore port. Hence the voyage is an eligible voyage for the purpose of section 6 subsection 1. क्या सर हमें ये लिखना चाहिए कि व्हाट इज एलिजिबल वॉयस? आंसर इज नो। अगर आपको आता है ना, अगर आप लिख सकते हो ये आंसर, ये डेफिनेशन लिख सकते हो ना, व्हाट इज एन एलिजिबल वॉयस, व्हाट इज ए एलिजिबल वॉयस, देन गो फॉर इट, आपको वो लिखना चाहिए। लेकिन अगर हमारी तरह मतलब आपकी और मेरी तरह अगर आप लोगों का इंग्लिश से आपको लिखना नहीं आता है, ज्यादा लिखना नहीं चाहते हो, देन यू कैन स्किप एंटायर सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ को पूरा स्किप कर सकते हो, कोई एलिजिबल वॉइस वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली आप स्ट्रेट थर्ड पैराग्राफ को आ जाओगे। ओके बट सेकंड पैराग्राफ में क्या मीनिंग है मैं आपको बताता हूं। द वॉयज इज अंडरटेकन, वॉयज मतलब जो शिप है, इज अंडरटेकन बाय एन इंडियन शिप, ओके, engaged in the carriage of passenger in international tariff, originated from a port in India, that is the Chennai port, and having its destination to a port outside India, that is the Singapore port. Hence the voyage is an eligible voyage for the purpose of section 6 subsection 1. okay so ये eligible voyage अगर है उसमें आप crew member हो तो आपको ये allowed है benefit, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली पहला आपने लिखा, उसके बाद थर्ड में पॉइंट में आ जाते। क्या बोल रहा है देखो, इन दिस केस सिंस मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन, मैं ये वाला बता रहा हूं आपको। इन दिस केस सिंस मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन एंड लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2025-2026 एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, ही वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। अगर वो 182 डेज या फिर उससे ज्यादा स्टे करता है तभी रेसिडेंट होगा। देयरफॉर देखो यहां से थर्ड वाला पॉइंट, ओके थर्ड वाला आपको लिखना है, therefore the period commencing from 6th June 2025 and ending on 9th December 2025 being the date enter into the continuous discharge certificate
in respect of joining the ship and signing of the ship by Mr. Anand, an Indian citizen who is a crew member of Indian ship, has to be excluded for computing the period of stay in India। जो मैंने आपको बोला था कि भाई 6 जून 2025 से लेके 9 दिसंबर 2025 तक जो डेट है ज्वाइनिंग डेट से लेके बीइंग द डेट एंटर इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप and a signing of the ship by Mr. Anand, an Indian citizen who is a member of crew of the ship, has to be excluded for computing the period of stay in India। Accordingly 187 days कैसे हुआ, जैसे मैंने कैलकुलेट किया था कि जून में 25, आपकी अगस्त में, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 9 डेज। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन पूरा दे दिया है, कैलकुलेशन के पूरा हिसाब से अकॉर्डिंगली 187 डेज हैव टू बी एक्सक्लूडेड फॉर द पीरियड, हैव टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ हिज स्टे इन इंडिया। कॉन्सिक्वेंटली Mr. Anand's period of stay in India during the previous year 2025-2026 would be 178 days। कैसे हुआ 178 days? 365 days minus 187 days। Okay, since his period of stay during the previous year 2025-2026 is less than 182 days, then he is a non-resident for the assessment year 2026-2027। इतना बस आपको लिखना है। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ बेटा ज्यादा है, क्योंकि आप CA का एग्जाम दे रहे हो। आप ऐसे ही कुछ मतलब बीकॉम का एग्जाम नहीं दे रहे, कुछ भी छाप के आगे फिर आप बाद में बोलते कि इंस्टीट्यूट मार्क नहीं देता। भाई कैसे मार्क नहीं देगा? मैंने खुद डायरेक्ट टैक्स में ओनली जब मैं पहली बार एग्जाम दे रहा था ना इंटरमीडिएट में, तो मैंने 61 का आंसर लिखा था और 61 ही आया था मेरा। ठीक है, चाहो तो आपको मार्क्स शीट भी बता सकता हूँ, 61 आया था, कुछ 90 वगैरह नहीं आया था। लेकिन बता दो कि जितना लिखा था ना मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं हुआ, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, जितना मैंने लिखा उतना ही आया था मेरा। ठीक है, अकाउंटिंग एक और DT एक जितना लिखा था मार्क 61 लिखा था, 61 ही आया मेरा। ठीक है, चलो तो जरा इसको आप फोटो ले लो और कॉपी कर लो, कुछ भी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलेंगे। राइट, चलो एक बार फोटो ले लो इसका पूरा का पूरा। पहला पैराग्राफ का आप लोगों ने ले लिया होगा आई थिंक, फर्स्ट पैराग्राफ का। फर्स्ट एंड थर्ड आपको लिखना है, सेकेंड वाला नहीं लिखना है। ठीक है, ले लो। चलो ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ। राइट, चलो सो न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चलेंगे। और न्यू कॉन्सेप्ट में आप लोगों का क्या है, 1 मिनट सॉरी, न्यू कॉन्सेप्ट में आप लोगों का क्या है, हाँ चलो न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ। जो तीसरा पर्सन है ना, जिस तीसरा पर्सन के लिए थर्ड बेसिक, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या कवर किया है सर, 2 ऐसे पर्सन से जिनके लिए सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता है। 2 ऐसे लोग हैं जिनके लिए सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड पर्सन की तरफ जिनके ऊपर सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता है। तो एक ऐसा भी पर्सन है जिसके ऊपर ये सेकेंड बेसिक कंडीशन 60 डेज एंड 365 डेज वाला जो कंडीशन है वो थोड़ा सा मॉडिफाई होके आता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कौन है वो पर्सन। ओके, देखो बहुत ही सिंपल है। तीसरा जो पर्सन है वो है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर विजिटिंग पर्पस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो नॉर्मली आउटसाइड इंडिया में रिसाइड करता है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो नॉर्मली आउटसाइड इंडिया में रिसाइड करता है लेकिन वो इंडिया घूमने के लिए आया है, या फिर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ओके, कोई इंडियन सिटीजन है जो कि नॉर्मली आउटसाइड इंडिया में रिसाइड करता है और वो इंडिया घूमने के लिए आया है। और अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कोई है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया घूमने के लिए आता है, ठीक है, फॉर विजिटिंग पर्पज इंडिया को आता है ना, तो उसके लिए भी सेकेंड वाला कंडीशन तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सर हमें ये तो पता है कि इंडियन सिटीजन कौन है, जरा आप ये बता दीजिए कि ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इसका मतलब क्या हो। देखो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की अगर मैं मतलब बोलूं ना, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है सर, देखो ये है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब। इन दोनों पर्सन को हम बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। नंबर 1, ए फॉरेन सिटीजन डीम्ड टू बी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक फॉरेन सिटीजन को हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तभी बोलेंगे
at any time, if at any time he hold an Indian passport in his lifetime. Okay, at any time during his lifespan, if he or she hold an Indian passport, then he or she will be treated as person of Indian origin, right? एक बेस्ट एग्जांपल इसका है सुंदर पिचाई जो गूगल का सीईओ है, ठीक है। गूगल का सीईओ इंडिया में पला बड़ा, इंडिया की आईआईटी में उसने पढ़ाई किया, इंडिया की आईआईटी से ही उसको जॉब मिला गूगल में, फिर वो गूगल मतलब इंडियन आईआईटी से फिर वो एमआईटी गया, एमआईटी में जाके मतलब यूएस गया, यूएस में जाके उसने पढ़ाई किया, फिर गूगल ज्वाइन किया। आज वो इंडिया का सिटीजन अब नहीं है, उसने यूएस का सिटीजनशिप ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि पर्सन, और जब वो इंडिया छोड़ के, जब सुंदर पिचाई इंडिया छोड़ के यूएस गया ना, तो उस टाइम पे उसके पास इंडियन पासपोर्ट था। पहले उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, लेकिन आज उसके पास यूएस का पासपोर्ट है, यानी कि सुंदर पिचाई जो है वह पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। पॉइंट क्लियर, डन सर। अच्छा, उसके बाद क्या है सर, ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट, ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स were born in undivided India, यानी कि अगर वो और उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, अब ग्रैंड पेरेंट्स में भी दोनों ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि पैटर्नल दादाजी और दादी, मतलब दादी और दादाजी ये दोनों, नाना नानी, दादा दादी नाना नानी, मतलब पैटर्नल साइड भी जो ग्रैंड पेरेंट्स है और जो मैटरनल साइड ग्रैंड पेरेंट्स है, दोनों ही उसके ग्रैंड पेरेंट्स में आते हैं। और इनमें से कोई भी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, इंडिया डिवाइड होने से पहले पैदा हुआ है, तो उस पर्सन को भी हम लोग क्या करेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन काउंट करेंगे। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है कि भाई इंडिया के साथ आपका कुछ रिश्ता है, ठीक है, आपके पास आपकी डीएनए में इंडिया कहीं ना कहीं है। जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि भाई इंडियंस आर रूलिंग द वर्ल्ड, सुंदर पिचाई का एग्जाम्पल ले लेते, सत्य नाडेला का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते, माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है, पेप्सी का जो सीईओ है, एडोबे का जो सीईओ है, ये सारे इंडियंस है। ओके, दे आर एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय इंडियंस, नॉट इंडियंस बट इंडियन ओरिजिन्स। ओके, क्योंकि आज के टाइम पे चाहे वो सत्य नाडेला हो, चाहे वो सुंदर पिचाई हो, दे आर एक्चुअली यूएस सिटीजन्स, वो इंडिया के सिटीजन नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो इंडियन है, वो इंडियन अब नहीं है, लेकिन वो इंडियन ओरिजिनेटेड है, यानी कि उनके पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स दे आर बिलोंग्स टू इंडिया, और at some point of time the persons itself belongs to India. Okay, the person himself belongs to India. तो सुंदर पिचाई एक टाइम पे तो इंडिया का सिटीजन था, लेकिन आज नहीं है, तो आज वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि वो इंडियन है, आज वो एक अमेरिकन सिटीजन है और वो अमेरिकन बोला जाएगा, लेकिन वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। सो अगर आपके पास कभी भी लाइफ टाइम में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अगर आपके पास कभी पासपोर्ट था, तो वो पर्सन या फिर अगर आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बोथ पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, देन आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा। जो यूके का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ना, ऋषि सुनक, ही विल बी ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि उसके जो दादाजी है वो इंडिया में पैदा हुए थे, पटेल थे वो, ठीक है, मतलब पंजाबी थे। उसके बाद वो कनाडा शिफ्ट हो गए या फिर यूके शिफ्ट हो गए, वहां पे रहे। ऋषि सुनक की जो पैदाइश हुआ है वो यूके में ही हुआ है। और आज के टाइम पे आप ये बोल सकते हो कि सुंदर पिचाई की जो चिल्ड्रंस है ना, उनके चिल्ड्रन है वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ओके, अच्छा, क्या सर ऐसा है? तो जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनके जितने भी सिटीजन्स है, ये तो सारे के सारे अनडिवाइडेड इंडिया में ही पैदा हुए थे, जो बुढ़ा बुढ़ी अब हो चुके। बांग्लादेश वाले तो पूरा का पूरा इंडिया की ओरिजिन आना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया की पार्ट था, पाकिस्तान की पार्ट था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन दिया कि भाई ये जो फॉरेन सिटीजन है ना, इनकम टैक्स वाले बोलते कि ये फॉरेन सिटीजन में एक बात याद रख लीजिए कि कुछ स्टेट, कुछ कंट्रीज के सिटीजन्स नहीं आएंगे। नंबर 1 बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, अफगानिस्तान, इनके सिटीजन्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में नहीं आएंगे। ये जो हमारे नेबर कंट्रीज है, उनके जो सिटीजन्स है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में नहीं आएंगे। सर ये तो हो गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में। जरा हमें ये बताइए कि अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो उसके लिए बेनिफिट्स क्या क्या है। चलिए देखते हैं। देखो,
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को गवर्नमेंट बोलता है कि ये दो टाइप के हो सकते हैं, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दो पर्पस के लिए इंडिया आ सकते हैं, या तो उनका देश के लिए प्यार है, या तो उनका देश के लिए प्यार नहीं है, वो पैसे के लिए आ रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई इंडिया घूमने के लिए आता है, साल में 1-2 बार वो इंडिया घूमने के लिए आ जाता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये उसका प्यार है, इंडिया में उसको ज्यादा कुछ पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो वो इंडिया घूमने के लिए आता है, अच्छी बात है, उसके लिए हमें कुछ टैक्स के रिलैक्सेशन हम लोग देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका अभी भी प्रॉपर्टी इंडिया में है, ठीक है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, मतलब हाउस है, लैंड है, जिससे इनकम होता है, और वो उस इनकम को लेने के लिए इंडिया आते हैं, उस प्रॉपर्टी वगैरह को देखने के लिए, उस प्रॉपर्टी के पूरा का पूरा निगरानी वगैरह एक बार विजिट करने के लिए वो आते हैं। तो सर पता कैसे चलेगा कि भाई देश के लिए सच्चा प्यार है, या फिर देश के लिए बस आप पैसों के लिए देश को आना चाहते हो, ठीक है, आप इंडिया को वाकई प्यार करते हो, वाकई दिल से इंडियन हो, ब्लड से इंडियन हो, या फिर आप सिर्फ पैसे के लिए इंडिया को आते हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने दो क्राइटेरिया रखा है कि भाई अगर आपका इंडियन इनकम, ऐसा नहीं लिखा गया है लॉ में लिखा गया है इनकम अदर देन फॉरेन इनकम। लॉ में क्या लिखा गया है? इनकम अदर देन फॉरेन इनकम। अगर 15 लाख या फिर 15 लाख से कम है, इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, इफ इनकम अदर देन फॉरेन इनकम इज लेस देन 15 लाख। सर अगर इनकम अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख है, सर इनकम अदर देन फॉरेन इनकम क्या होता है? अरे भाई इसका सिंपल मतलब है कि इंडियन इनकम। इनकम अदर देन फॉरेन इनकम का मतलब क्या है? इंडियन इनकम। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अगर किसी पर्सन का इंडियन इनकम 15 लाख या फिर 15 लाख से कम है, तो उसको एक कैटेगरी में डाला गया कि भाई आपका तो देश के लिए, मतलब भक्ति देश के लिए सबसे ज्यादा है, आप देश को घूमने के लिए आते हो, आप देश को याद करते हो, इसीलिए इंडिया आते हो घूमने के लिए, अगर आपकी इनकम 15 लाख से कम है। लेकिन अगर किसी पर्सन की अदर देन फॉरेन इनकम यानी कि इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं भाई ये देश के लिए नहीं आ रहा, ये पैसों के लिए आ रहा है, तो इसके लिए हम अलग लॉ लगाएंगे, मतलब इसके लिए हम लोग अलग रूल बनाएंगे, इसके लिए अलग रूल बनाएंगे, ठीक है। जिसका 15 लाख से कम है उसके लिए अलग रूल, जिसका 15 लाख से ज्यादा है उसके लिए अलग रूल, ठीक है। दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट रूल होगा, ठीक है। 15 लाख से ज्यादा वालों के लिए अलग रूल, ठीक है, और 15 लाख से कम वालों के लिए अलग रूल। तो पहले बात करते हैं कि अगर आपका इनकम 15 लाख से कम है, इनकम मतलब इंडियन इनकम, ओके, टोटल इनकम नहीं, इनकम अदर देन फॉरेन इनकम। अगर किसी पर्सन का, अगर किसी इंडियन ओरिजिन का, अगर किसी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का इनकम अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख या फिर 15 लाख से कम है, तो उसके लिए रूल क्या क्या है? सिर्फ एक ही रूल है कि उसको एक ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करना है, उसको एक ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करना है, दैट इज 180 डेज, 182 डेज। यानी कि अगर वो इंडिया में 182 डेज स्टे करता है तो वो रेसिडेंट है, अगर वो इंडिया में 182 डेज से कम स्टे करता है, लेस देन 180 डेज, तो वो नॉन रेसिडेंट है। अगर वो इंडिया में 182 डेज स्टे करता है तो वो रेसिडेंट है, अगर 182 डेज और उससे ज्यादा स्टे करता है तो वो रेसिडेंट है, 182 डेज या फिर उससे, मतलब 182 डेज से कम स्टे करता है तो वो नॉन रेसिडेंट है। यानी कि मैं बोलूं फास्ट कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ फास्ट कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। सो अगर किसी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का इनकम, अगर किसी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का इनकम लेस देन 15 लाख से, लेस देन 15 लाख से, तो उस पर्सन के लिए क्राइटेरिया क्या है सर? इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज और मोर, then he will be treated as resident of India. If that particular person stay in India for less than 182 days, then he will be treated as, he or she will be treated as non-resident of India, right? सर अब इस साइड आ जाते, अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा है, अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा? देखो दो कंडीशन से, यहां पे पहला कंडीशन तो सर सबके लिए एप्लीकेबल होगा, यानी कि 182 डेज वाला कंडीशन सबके लिए एप्लीकेबल है, ओके। सो पहला कंडीशन है कि अगर एसएससी 182 डेज या फिर उससे ज्यादा स्टे करता है, देन ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, फॉरेन अदर देन फॉरेन इनकम यानी कि इंडियन इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है, तो वो रेसिडेंट ऐसे ही बोला जाएगा अगर वो 182 डेज या फिर उससे ज्यादा स्टे करता है।
लेकिन सर 182 डेज अगर वो स्टे नहीं करता है तो उसके लिए एक और कंडीशन है, दैट इज आपका 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग लास्ट 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। सर ओरिजिनल सेकेंड कंडीशन क्या था? ओरिजिनल सेकेंड कंडीशन था 60 प्लस 365। ओरिजिनल सेकेंड कंडीशन था 60 प्लस 365, लेकिन इन्होंने मॉडिफाई करके क्या कर लिया कि भाई आपके लिए इंडियन ओरिजिन के लिए 120 प्लस 365, यानी कि जो सेकेंड कंडीशन यहां पे किया गया है वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, that assassin must be stay in India for 120 days in the current previous year and 365 days in last 4 years immediately preceding the previous year। अगर कोई पर्सन 120 दिन से कम रहता है, अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन 120 डेज से भी कम रहता है तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो जिनकी इनकम, जो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिनका इनकम मोर देन 15 लाख से, जिनकी इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख से, उनके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन एज यूजुअल 182 डेज, सेकेंड कंडीशन इज स्लाइटली डिफरेंट। ओरिजिनल कंडीशन क्या था? 60 डेज प्लस 365 डेज। यहां पे थोड़ा सा गवर्नमेंट ने मॉडिफाई कर लिया और बोला कि क्योंकि आप थोड़े से अपने हो, भले ही आप मतलब के लिए आओ फिर भी आप अपने हो, इसीलिए अपना तो अपना ही होता है, इसीलिए 120 डेज हम लोग आपको ग्रेस देंगे, मतलब 60 डेज आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। सो इफ यू आर ओनली कमिंग टू इंडिया फॉर 120 डेज और लेस देन 120 डेज देन यू आर ट्रीटेड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर 120 डेज से ज्यादा रहते हो और 4 साल में 365 डेज रह लेते हो तो ही आपको रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर सर? डन। चलो, तो सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हमारा हो गया है, वेरी गुड। नाउ कमिंग टू एडिशनल कंडीशन। ओके, यहां तक था हमारा बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन में हमने पढ़ा कि सर दो बेसिक कंडीशन है। पहला बेसिक कंडीशन, assessee must be stay in India for 182 days or more during the current previous year, and उसके साथ आपका था सेकंड बेसिक कंडीशन, सॉरी और था, दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको फुलफिल करना है। एंड द सेकंड कंडीशन इज assessee must be stay in India for assessee must be stay in India for 60 days in the current previous year and 365 days in 4 years in last 4 years immediately preceding the previous year। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो देन यू आर ट्रीटेड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोनों में से कोई भी नहीं करते हो तो आपको नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला जाएगा। ठीक है, और ये जो सेकंड बेसिक कंडीशन था स्टूडेंट्स, इसमें 3 लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सेप्शन था। पहला कंडीशन, इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द करेंट प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। सेकंड कंडीशन इज इंडियन सिटीजन बीइंग ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन बाउंड इंडियन शिप एंड शिप मूव्स आउटसाइड इंडिया। कि अगर इंडियन सिटीजन है, कोई फॉरेन बाउंड इंडियन शिप में वो काम करता है और वो शिप आउटसाइड इंडिया में जाता है, then that person will also liable for only single basic condition, then that person is only allowed to follow only one basic condition, that is 182 days। 60 days and 365 days वाला करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या फिर इंडियन सिटीजन हो जो कि आउटसाइड इंडिया में रिसाइड करता है, इंडिया घूमने के लिए आया है, तो उसके लिए भी दो कंडीशन है। इफ इंडियन इनकम और अदर देन फॉरेन इनकम इज लेस देन इक्वल टू 15 लाख देन 182 डेज अगर आप इंडिया में स्टे करते हो तो रेसिडेंट, उससे कम करते हो तो नॉन रेसिडेंट। अगर आपकी इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख है तो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन एज यूजुअल 182 डेज अगर सेटिस्फाई करते हो तो रेसिडेंट। दूसरा कंडीशन यहाँ पे 60 डेज नहीं है, 120 डेज है। 120 डेज इन द करेंट प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आप 120 दिन से कम रहते हो तो आपको मिला जाएगा नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पॉइंट क्लियर? चलो, उसके बाद हम लोग चलते हैं एडिशनल कंडीशन। क्योंकि जब हम लोग बेसिक कंडीशन स्टूडेंट्स फुलफिल कर लेते हैं, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जब एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है तो वो रेसिडेंट बन जाता है। आप लोगों को याद होगा ये वाला पैराग्राफ, ये वाला डायग्राम देख लीजिए। ये वाला डायग्राम आप लोगों को याद होगा कि अगर सर आप एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हो, इफ यू आर सेटिस्फाइड ओनली वन बेसिक कंडीशन, देन आपका स्टेटस क्या आ जाएगा? रेसिडेंट। अब एक बार आप रेसिडेंट बन गए तो रेसिडेंट भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और एक होता है नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो नॉर्मली अगर कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है
तो हमें फर्दर चेक करना है क्या वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या फिर क्या वो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। तो सर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट वो कैसे बनेगा भाई, अगर बेसिक कंडीशन के साथ साथ, क्योंकि बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है अगर उसे रेसिडेंट बनना है, उसके साथ साथ दो एडिशनल कंडीशन है, अगर वो दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है, अगर वो दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो वो बन जाएगा ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर वो दोनों में से कोई एक एडिशनल कंडीशन या फिर कभी अगर जीरो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अगर वो एडिशनल कंडीशन कुछ सेटिस्फाई करता ही नहीं है या फिर दो एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाई कर लेता है, सॉरी एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो उसका स्टेटस हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। इसका मतलब यह है सर कि अगर कोई पर्सन बेसिक कंडीशन के साथ साथ दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी हम उसे बोलेंगे ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर दोनों नहीं कर पाता है, एक भी करता है या फिर जीरो करता है, रिजल्ट सेम ही आएगा, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो सर ये दोनों एडिशनल कंडीशंस बेसिकली है क्या, चलो देखते हैं। दोनों एडिशनल कंडीशन की अगर स्टूडेंट्स में बात करूं तो ये रहे आपकी दोनों एडिशनल कंडीशंस अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। तो आज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 देयर आर टू एडिशनल कंडीशंस। नंबर 1, assessee must be resident in India for any 2 years out of 10 years immediately preceding the previous year। क्या बात कर रही है सर, बिल्कुल इसका मतलब यह है कि सर अगर कोई इंडिविजुअल उसकी करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के अगर कोई रेसिडेंट पहले बनता है, पहले आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा यू आर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, मतलब बेसिक कंडीशन आपने सेटिस्फाई किया है या फिर नहीं किया है। तो अगर किसी पर्सन ने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया है, ठीक है, अगर किसी पर्सन ने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया है तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन सेटिस्फाइंग एडिशनल कंडीशन और नॉट। अगर वो एडिशनल कंडीशन दोनों के दोनों सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा, अगर वो दोनों के दोनों सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से पहला एडिशनल कंडीशन क्या है, assessee must be stay in India, assessee must be stay in India, sorry assessee must be resident in India for any 2 years, assessee must be resident in India for any 2 years out of 10 years immediately preceding the previous year। ओके, हमारे जो प्रीवियस ईयर है उस प्रीवियस ईयर को छोड़ने के बाद assessee किसी भी 2 साल में आउट ऑफ 10 years किसी भी 2 ईयर में अगर वो रेसिडेंट है तो वो क्या बन जाएगा, पहला कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, assessee मस्ट बी स्टे इन इंडिया फॉर 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या है, हमारे प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 साल में अगर वो पिछले 7 साल में अगर वो 730 days इंडिया में स्टे करता है तो वो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूं आपको, चलो देखते। Our current previous year is current previous year आपका कौन सा है सर, 2025 2026। सो पहला पॉइंट ये कि यहां पे तो वो रेसिडेंट होना चाहिए। ओके, पहला कंडीशन है कि भाई यहां पे तो रेसिडेंट होना ही चाहिए। ओके, तो पहला अगर बेसिक कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई करता है, एनी वन बेसिक कंडीशन, एनी वन बेसिक कंडीशन, एनी वन बेसिक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करता है तो सर वो बन जाएगा रेसिडेंट। अगर वो कोई एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। एंड उसके साथ बोल रहा है कि लास्ट 10 ईयर्स में, लास्ट 10 ईयर मतलब 2024 2025 2023 2024 2022 2023 2021 2022 2020 2021 19 20 18 19 17 18 16 17 15 16 हो गया क्या, 3 3 3 यस 10 हो गया। सो एनी 2 ईयर में आउट ऑफ 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, एनी 2 ईयर में वो रेसिडेंट होना चाहिए। मान लीजिए कि वो यहाँ पे रेसिडेंट है
और यहाँ पे रेसिडेंट है तो चलेगा। मान लीजिए कि वो यहाँ पे रेसिडेंट है, यहाँ पे रेसिडेंट है, इनमें से सब हर जगह नॉन रेसिडेंट है तो भी चलेगा। आउट ऑफ 10 ईयर्स एनी 2 ईयर में रेसिडेंट होना चाहिए। आउट ऑफ, पहला कंडीशन क्या है, आउट ऑफ 10 ईयर्स, आउट ऑफ 10 ईयर्स रेसिडेंट इन एनी 2 ईयर, रेसिडेंट इन एनी 2 ईयर। सो एनी 2 ईयर में वो रेसिडेंट होना चाहिए। ओके यानी कि एनी 2 ईयर में वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो पिछले, ऐसा जरूरी नहीं है कि लगातार 2 साल में होना चाहिए, किसी भी साल में हो सकता है। भाई इस ईयर में है, इस ईयर में वो रेसिडेंट है तो इस ईयर में रेसिडेंट बन गया और इस ईयर में रेसिडेंट बन गया, या फिर इस ईयर में रेसिडेंट बन गया, इस ईयर में नॉन रेसिडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3-4 साल के गैप में भी अगर वो रेसिडेंट बनना है तो भी चलेगा। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा कंडीशन हमारा ये बोल रहा है कि भाई लास्ट 7 साल में, यानी कि ये जो मैंने ग्रीन में किया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, पिछले 7 साल में 730 डेज इंडिया में स्टे करना चाहिए, 730 डेज और मोर, यानी कि 730 डेज इन लास्ट 7 ईयर्स, इन लास्ट 7 ईयर्स। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ही एक पर्सन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनेगा। पहले उसे बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया ये है कि भाई आप यहाँ पे रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, पहले वो कैलकुलेट कर लो। इफ यू आर नॉन रेसिडेंट तो ये सब कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है और कुछ झमेला करने की कोई जरूरत नहीं है, खत्म, आपका टाटा बाय बाय, मतलब उसी में ही खत्म हो गया, दैट योर स्टेटस इज नॉन रेसिडेंट। बट इफ यू आर सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द 2 बेसिक कंडीशन, अगर आप दोनों में से कोई एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, अगर आप दोनों में से कोई एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, देन यू नीड टू फर्दर चेक whether that person satisfying additional condition or not। एडिशनल कंडीशन 2 है, पिछले 10 साल में एनी 2 ईयर्स में, ऑर्डिनरी मतलब पिछले 10 साल में एनी 2 ईयर में बेसिक कंडीशंस 2 सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि रेसिडेंट होना चाहिए। सो आउट ऑफ 10 ईयर्स रेसिडेंट इन एनी 2 ईयर, पिछले 10 साल में करंट ईयर को छोड़ के, करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के, 2025 2026 को छोड़ के लास्ट 10 साल में किसी भी ईयर में अगर वो रेसिडेंट है, किसी भी 2 साल में अगर वो रेसिडेंट है तो उसका पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि पिछले 7 साल में 730 डेज इंडिया में स्टे करना चाहिए। आउट ऑफ 7 इन लास्ट 7 ईयर्स 730 डेज और मोर इंडिया में अगर कोई पर्सन स्टे करता है, देन दैट पर्सन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये दोनों कंडीशन जब आप सेटिस्फाई करते हो तब भी आप बनोगे ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अदरवाइज आप बन जाओगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आपको बोला जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसे हम शॉर्ट में ROR बोलेंगे। अगर आप दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करते हो या फिर दोनों के दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आप बन जाओगे NOR, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। पॉइंट क्लियर, डन। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस करने के लिए बोला था, दैट इज योर डीम्ड रेसिडेंट। आज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 है, सर डीम्ड रेसिडेंट कौन होता है? ठीक है, ये डीम्ड रेसिडेंट होता कौन है? ओके सर, ये कुछ स्टूडेंट नोट वगैरह हमें लिखना है क्या? बताऊंगा क्या क्या लिखना है आपको, डोंट वरी। ओके सर, ये डीम्ड रेसिडेंट होता कौन है? देखो, जो पर्सन सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, लेकिन ये चारों में से कोई एक कंडीशन, इन चारों में से चारों के चारों कंडीशन फुलफिल करता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे डीम्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एक व्लॉगर है, व्लॉगर मतलब यूट्यूब का कोई व्लॉगर आप ले लो, ठीक है, यूट्यूब का कोई भी व्लॉगर आप ले लो। ओके, अब उसने क्या किया, मान लीजिए कि हम लोग ध्रुव राठी का एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, ध्रुव राठी क्या कर रहा है, नॉर्मली आपको पता है कि वो जर्मनी में रहता है, वो जर्मनी में वो 50 दिन रहा, प्रीवियस ईयर में 2025 2026 की बात कर रहा हूं। ओके, जर्मनी में वो 50 दिन रहा। ओके, अब मान लीजिए कि हर जगह पे रूल वही है कि 182 डेज रहना है तब आप रेसिडेंट बनोगे। फिर वो दुबई चला गया, दुबई में उसने 70 डेज स्टे किया, ठीक है, फिर दुबई से वो गया जापान, क्योंकि वो ब्लॉगिंग वगैरह करता है, वीडियो वगैरह बनाता है, तो वहां पे भी वो 70 डेज रहा।
फिर जापान से वो गया आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, वही पास में ही है, जर्मनी में ही तो घूमता रहता, मतलब लंदन बेसिकली गया, ठीक है, वहां पे भी वो 70 डेज घूमा। फिर वो यूएसए गया, यूएस में भी वो 70 डेज रहा। फिर आया इंडिया अपनी घर, और इंडिया में वो, ठीक है, सॉरी यूएस में वो 30 डेज रहा, ठीक है, और वो इंडिया आया और इंडिया में वो 50 डेज रहा, ठीक है। अब जिस जिस जगह वो गया वहां पे व्लॉगिंग उसने किया और वहां से इनकम वगैरह किया है उसने, व्लॉगिंग वगैरह यूट्यूब में अपलोड किया, उस हिसाब से उसकी इनकम वगैरह भी है। यहां से उसने 12 लाख का इनकम किया है, ठीक है, यहां पे उसने 17 लाख का इनकम किया है, जापान में उसने वही 17 लाख का इनकम किया है, यूके में उसने 15 लाख का इनकम किया है, यूएस से वो 5 लाख का इनकम उसने किया है, इंडिया में वो 20 लाख का इनकम किया है। इंडिया में उसकी वीडियो काफी ज्यादा लोग देखते हैं, तो उस हिसाब से उसकी इनकम इतना सारा है। अगर हम रूल हिसाब से देखें तो वो तो हर एक कंट्री में नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि इंडिया का तो मिनिमम क्राइटेरिया है 60 डेज, वो तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहां पे भी नॉन रेसिडेंट है, यहां पे भी सर नॉन रेसिडेंट है, यहां पे भी नॉन रेसिडेंट, 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 ठीक है, हर जगह वो नॉन रेसिडेंट है। पॉइंट क्लियर। अब पॉइंट ये है कि वो किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं देगा, क्योंकि हर एक कंट्री में नॉन रेसिडेंट है, ओके। बीजेपी के अगेंस्ट में बोलता है, निर्मला सीतारमण ने बोला ऐसे कैसे ये बंदा छूट जा सकता है, इससे मैं टैक्स नहीं लूंगा, मेरे बारे में गलत बोलता है, मोदी जी के बारे में गलत बोलता है, हमारी देश के बारे में बोलता है कि एंटी नेशनल, मतलब बीजेपी ने देश को लूट लिया है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर निर्मला सीतारमण ने बोला कि भाई तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त हमें करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन तुम्हारा निकालना पड़ेगा। फिर लेके आए डीम्ड रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट, बोले कि भाई तू रेसिडेंट नहीं है ना, टैक्स नहीं देगा, तुझे हम लगाएंगे डीम्ड रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट। अब ये डीम्ड रेसिडेंट क्या होता है, बोले तू इंडियन सिटीजन है, ध्रुव रेड्डी बोला हाँ इंडियन सिटीजन हूं। बोले कि तेरा टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, उसने बोला हाँ ऐसा तो मेरा एक एक वीडियो में 15 लाख आता है। नहीं, बोले कि इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है क्या, बोला कि हाँ है, तो इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है। बोला तू और किसी कंट्री में टैक्स देता क्या, उसने बोला नहीं और किसी कंट्री में मैं टैक्स नहीं देता, किसी भी कंट्री का मैं रेसिडेंट नहीं हूं, तो इस वजह से किसी भी कंट्री में मैं टैक्स वगैरह नहीं पे करता, ठीक है। बोले कि तो तू इंडिया का रेसिडेंट है क्या, बोला नहीं ना, मैं इंडिया में रहता कहाँ हूं, मैं रेसिडेंट हूं, मैं तो जर्मनी से सारा का सारा वीडियो बनाता हूं। तो बोले कि तू इंडिया का रेसिडेंट, ध्रुव रेड्डी बोला ये कैसा बात है, ना तो मैं कोई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता हूं, ना तो मैं एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता हूं, मैं तो कुछ नहीं करता, तो मैं क्यों टैक्स दूं। बोले कि तू डीम्ड रेसिडेंट, हमें नहीं पता, तू बस रेसिडेंट है, ठीक है, तू क्या है डीम्ड रेसिडेंट है। इसने बोला कैसे मैं डीम्ड रेसिडेंट हूं, क्योंकि तू इंडियन सिटीजन है, ठीक है। उसने बोला इंडियन सिटीजन हूं तो तू डीम्ड रेसिडेंट है। बस गवर्नमेंट का ये रूल है कि भाई जो कुछ लोग होते हैं ना, जो मर्चेंट नेवी में बोलते हैं कि मर्चेंट नेवी के लोग किसी भी मतलब किसी भी कंट्री के रेसिडेंट नहीं होते, मर्चेंट नेवी में आप जॉब करोगे तो आपको टैक्स नहीं देना, क्योंकि आप इंटरनेशनल वाटर में रहते हो। इंडिया गवर्नमेंट और निर्मला सीतारमण ने बोला कि भाई मैं वो लड़की हूं जिसने पॉपकॉर्न पे टैक्स लिया है, मैं वो लड़की हूं जिसने पॉपकॉर्न के ऊपर जीएसटी लगाया है, पॉपकॉर्न की 5 वेराइटी आप लोगों ने मेरे वजह से डिस्कवर किया है, तो आप भूल ही जाओ कि मैं आपसे टैक्स नहीं लूंगा, मैं आपसे टैक्स लेके ही रहूंगा, और आप दोगे भी। कैसे दोगे, क्योंकि आपको मैं डीम्ड रेसिडेंट ट्रीट कराऊंगा। अगर कोई पर्सन है जो कि इंडियन सिटीजन है, जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, अगर कोई पर्सन है जो कि इंडियन सिटीजन है जिसकी इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख से, ओके, इंडियन इनकम, अदर देन फॉरेन इनकम का मतलब क्या है, इंडियन इनकम, अगर इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, एंड अगर आप किसी अदर कंट्री के, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, और आप और किसी कंट्री में टैक्स नहीं देते हो ड्यू टू योर डोमिसाइल और रेसिडेंस, ड्यू टू योर डोमिसाइल और रेसिडेंशिप और एनी अदर रीजन, अगर आप अदर किसी कंट्री में टैक्स नहीं देते हो ड्यू टू योर रेसिडेंशिप और डोमिसाइल, और आप इंडिया के रेसिडेंट नहीं हो, देन आप इंडिया के डीम्ड रेसिडेंट माने जाओगे अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। बारे वाह। तो इसी से आप समझ सकते हो कि इंडिया गवर्नमेंट के साथ आपको पंगा नहीं लेना चाहिए। इंडिया गवर्नमेंट बोलते हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबसे टैक्स लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, और इसमें ट्विस्ट क्या है सर, कि ये जो टाइप के पर्सन होते हैं ना, दीज पर्सन्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है, डीम्ड रेसिडेंट
आप ये लिख सकते हो, डीम्ड रेसिडेंट ऑलवेज ट्रीटेड एज नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. Deemed resident always treated as not ordinarily resident. Deemed resident always treated as not ordinarily resident. सेम चीजें यहां पे भी लिखा जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑलवेज ट्रीटेड एज नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. ये एमसीक्यू में आप लोगों का आ जाएगा. ये स्टूडेंट आपकी एमसीक्यू में आ सकता है, तो ध्यान रखना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड आपकी जो डीम्ड रेसिडेंट है, ये दोनों के दोनों हमेशा हमेशा नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा. बाय डिफॉल्ट दे आर द नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट पर्सन. ओके, सो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड डीम्ड रेसिडेंट, ये दोनों के दोनों क्या है, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है ऑलवेज. ओके, सो आपको पता चल गया कि डीम्ड रेसिडेंट क्या है. ओके, और उसके साथ साथ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए क्या रूल है. पॉइंट क्लियर. चलो सर. ओके, उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ. ओके, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. ठीक है, आराम से हमें 40-50 क्लास में पूरा का पूरा खत्म करना है. तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस का आपका पार्ट 2 था, तो इसे एक क्लास कंसीडर करिए आप. बाकी का जो क्लास है वो क्लास नंबर 2 होगा, जिसमें हम लोग बाकी के पॉइंट्स कवर कर लेंगे. ठीक है, चलो. सो आज की क्लास में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन कीप लर्निंग. टाटा बाय बाय.